नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के हाथ से बाजी पूरी तरह फिसल चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग भले ही अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, लेकिन ये खत्म कब होगी ये हम तय करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच युद्ध विराम पर चर्चा हुई है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि युद्ध के बाद अब कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि अब तो तेहरान ने और भी शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कसम खा ली है। इस बीच ईरान की सेना ने हाइफा में इजरायली ऊर्जा के ढांचे पर हमले का दावा भी किया। इन तेज होते हमलों के बीच ट्रंप के बदलते रुख को देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जंग में ईरान के सामने कमजोर पड़े इजरायल और अमेरिका। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव। ताइवानी पीएम जुंगताई के जापान दौरे पर भड़का चीन। कीमत चुकाने की दी धमकी। जापान ने भी बॉर्डर पर तैनात की खतरनाक मिसाइल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लगाई पाकिस्तान को फटकार। अफगानिस्तान से जंग पर दिखाया आईना। आम नागरिकों के हताहत होने पर जताई चिंता। पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात। कमजोर अर्थव्यवस्था और तेल संकट से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने उठाए सख्त कदम। सांसदों की सैलरी में की कटौती। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता जिसमें छिप जाएगी पूरी इमारत। आप भी देख रह जाएंगे दंग। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल। भारत के साथ $350 मिलियन से ज्यादा की डील फाइनल। चीन की बढ़ेगी टेंशन। भारत दौरे पर आए बांग्लादेश के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद किसी टॉप सैन्य अधिकारी का पहला उच्च स्तरीय दौरा। संबंधों में नरमी के संकेत। ये युद्ध की तैयारी है। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के सैन्य अभ्यास पर भड़का उत्तर कोरिया। किम जोंग की बहन यो जोंग बोली, कल्पना से परे होंगे नतीजे। आम चुनाव के बाद नेपाल में बदली सियासी तस्वीर। आरएसपी को मिला 2/3 बहुमत। अगले हफ्ते शुरू होगी बालेंद्र सरकार गठन की प्रक्रिया। तो मिडिल ईस्ट जंग में बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। जो जंग शुरू अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की थी, अब गेंद पूरी तरह ईरान के पाले में नजर आ रही है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने साफ कह दिया है कि चीजें अमेरिका और इजराइल के हाथ से निकल गई हैं। जंग का अंत हम तय करेंगे। इलाके के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब हमारी सेना के हाथों में है। अमेरिकी सेना जंग खत्म नहीं करेगी, वो अब स्थिति में ही नहीं है। जंग खत्म करने का फैसला अब हमारी तरफ से लिया जाएगा। अब चीजें पूरी तरह से हमारे पक्ष में हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें थी ईरान में तख्ता पलट करने की, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की या उसके तेल भंडार पर अपना कब्जा जमाने की, वो अब पूरी तरह फेल हो चुकी है। उनका मिशन ईरान अब उन पर ही बैकफायर कर गया है। IRGC का यह बयान ट्रंप के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस युद्ध में अमेरिका काफी आगे चल रहा है। ईरान की सैन्य ताकत को तकरीबन खत्म कर दिया गया है। मुझे लगता है कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है क्योंकि अब ईरान के पास कोई सेना नहीं है। लेकिन अब ईरानी सेना ने ही बता दिया है कि इस जंग में अमेरिका की हालत क्या है। खबर तो यह भी आ रही है कि ईरान ने अपने स्लीपर सेल्स एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरानी मूल का एक एन्क्रिप्टेड मैसेज पकड़ा है। ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह सिग्नल 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के तुरंत बाद आया। हालांकि सटीक मैसेज क्या था यह अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। और इन सब के बीच इजरायल और खाड़ी देशों में ईरान के जारी हमलों ने काफी तबाही मचाई हुई है। कतर में US एम्बेसी के नागरिकों को सतर्क किया गया है, जबकि तुर्की और सऊदी से तो US डिप्लोमेट्स भी वापस बुला लिए गए हैं। वहीं UAE में भी ड्रोन्स और मिसाइलों की आवाजों से खौफ का माहौल देखा जा रहा है। बहरीन में एक आवासीय इमारत पर ईरानी हमले में एक महिला की मौत और 8 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। यानी ईरान पूरी ताकत से इस जंग में डटा हुआ है। ऐसे में खाड़ी देशों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने UAE को मिसाइलें भेजने का फैसला लिया है। उसके निगरानी विमान खाड़ी देशों की रक्षा में मदद करेंगे। ईरान के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान जंग और यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा की, जिसके बाद ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने कहा है कि रूस ईरान जंग को खत्म कराने में मदद करना चाहता है। यानी एक तरफ वो युद्ध विराम के संकेत दे रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह दावा भी किया कि पिछले 3 ठिकानों के नष्ट होने के बाद अब ईरान ग्रेनाइट की चट्टानों के नीचे गहराई में नया न्यूक्लियर सेंटर बना रहा है ताकि वो अपनी सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा कर सके। ट्रंप के बयानों ने इस जंग को लेकर अनिश्चितता बढ़ाने का काम किया है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का कहना है कि भले ही अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम की अपील करें, लेकिन यह तभी होगा जब ईरान को पूरा भरोसा हो कि वो दोबारा हमला नहीं करेंगे और उन्होंने अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली हो। वो यूं ही हमारे पास आकर युद्ध विराम की बात नहीं कर सकते और हम हां कह दें। हमारा पलड़ा भारी है, उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं और वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। वैश्विक ऊर्जा और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए। हमारा पलड़ा भारी है और हम ही तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा। यही नहीं, तेहरान ने अब जंग में और शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कसम खा ली है। वैसे इजराइल और अमेरिका के हमलों से उसे भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप का तो दावा है कि पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने 51 ईरानी जहाज डुबो दिए हैं और हजारों सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। ईरान के तेल डिपो पर हुए हमलों ने देश में लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने सभी नागरिकों को घरों में ही रहने की सलाह दी है क्योंकि हवा में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ी हुई है जो उनके सेहत पर भी गंभीर असर डाल सकती है। और इन हालात में मिडिल ईस्ट की जंग पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव की। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ताइवान को लेकर चीन का रुख सख्त होता नजर आ रहा है। वो अभी से ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा हुआ है, जिसमें सबसे जरूरी है ताइवान के साथ जंग की स्थिति में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले अमेरिका को रोकना। और इसके लिए चीन अभी से अमेरिकी सेना के पैटर्न पर पूरी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी टकराव की स्थिति में वो पहले ही बढ़त बना सके। लेकिन अब उसके लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जापान बनता नजर आ रहा है। पहले ही ताइवान को लेकर जापानी पीएम साने ताकाइची के रुख ने चीन की चिंता बढ़ाई हुई है। हालात यहां तक बिगड़ चुके थे कि चीन ने जापान के साथ जंग की भी धमकी दे दी थी। इसके बावजूद जापान ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि अब वो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ताइवान के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती देने में जुट गया है। खबर यह आ रही है कि ताइवान के प्रधानमंत्री चो जुंगताई ने जापान का दौरा किया है। वो इस हफ्ते के अंत में जापान पहुंचे, जहां उन्होंने वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक में ताइवान की टीम का समर्थन किया। हालांकि ताइवान सरकार ने इस दौरे को पूरी तरह निजी बताया और कहा कि इसका किसी भी आधिकारिक कूटनीतिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके इस दौरे को लेकर चीन भड़क गया। चीन ने इस दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ताइवानी पीएम की यात्रा के पीछे नापाक मंशा है। चो चुपके और गुप्त तरीके से स्वतंत्रता समर्थक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जापान को ऐसे उकसावे को बर्दाश्त करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। गौरतलब है कि 1972 में टोक्यो और ताइपे के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध टूटने के बाद यह पहली बार है जब किसी मौजूदा ताइवानी प्रधानमंत्री ने जापान का दौरा किया है। ऐसे में चीन के आए इस बयान ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। लेकिन चीन के आरोपों के जवाब में ताइवान ने भी साफ कर दिया कि हमारे नेताओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अन्य देशों की यात्रा करने और उनसे बातचीत करने का अधिकार है। चीन का ताइवान पर संप्रभुता का दावा निराधार है क्योंकि द्वीप पर लोकतांत्रिक शासन है और देश का भविष्य यहां की जनता ही तय करेगी। चीन और ताइवान के बीच बढ़ती बयानबाजी के बीच इस क्षेत्र की स्थिरता को लेकर चिंता तब और बढ़ जाती है जब जापान की तरफ से भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई हो। दरअसल जापान ने चीन से लगती सीमा के पास अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात कर दिया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि मिसाइलों की तैनाती आधी रात को की गई है। जापानी अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल के लॉन्चर 9 मार्च की सुबह कुमामोटो प्रांत में एक आर्मी कैंप में पहुंचाए गए हैं। जिस मिसाइल को तैनात किया गया है उनका नाम टाइप 12 है और यह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसका मतलब है कि जापान समंदर में चीनी युद्धपोतों के अलावा मुख्य भूमि चीन तक हमला करने की क्षमता हासिल कर चुका है। खास बात यह है कि जापान ने टाइप 12 मिसाइल को खुद बनाया है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब जापान ने एक बार फिर विनाशक हथियारों को बनाना शुरू कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में भी खतरनाक जंग छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। बहरहाल ये तनाव आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव अब और आक्रामक रूप लेता जा रहा है।
दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे ये जंग भीषण होती जा रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस जंग में पहले से ही पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब भारत भी खुलकर अफगानिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया, जिससे पाकिस्तान की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। बता दें कि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, जिस पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर अपना पक्ष रखा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि एक तरफ अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना सिर्फ एक दिखावा है। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अफगानिस्तान के हालात पर भारत ने देश में जारी मानवीय संकट, सीमा पार से होने वाली हिंसा और व्यापारिक प्रतिबंधों पर चिंता जाहिर की। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के लंबे समय से घनिष्ठ संबंध है और मौजूदा कठिन समय में अफगान की जनता को वैश्विक मदद की जरूरत है। हम अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 500 से ज्यादा विकास परियोजनाओं के जरिए स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में भारत ने 10 लाख वैक्सीन डोज और 9.5 टन कैंसर रोधी दवाइयां भेजी हैं और साथ ही खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, भूकंप राहत और काउंटर नारकोटिक्स पर भी काम जारी है। इसके साथ ही भारत ने दोहराया कि अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के साथ खड़ा रहेगा और अफगान लोगों का समर्थन जारी रखेगा। यानी साफ है कि भारत ने अफगानिस्तान को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को यूएन में फटकार लगाई, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से हमले तो जारी थे ही और अब भारत के समर्थन से अफगानिस्तान और मजबूत होता नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों की। तो शहबाज सरकार के लिए देश के हालात संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ आर्थिक समस्याएं और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने हालात और बिगाड़ दिए। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन इफ्तार पार्टी तो दूर, थाली में भोजन के भी लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $100 के पार पहुंचने के बाद पाकिस्तान में फ्यूल संकट गहरा गया है। उधर कतर ने भी तुरंत प्रभाव से एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई रोकने की घोषणा कर दी है। ऐसे में हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेल की खपत कम करने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नए नियमों का ऐलान किया है, जिसके तहत पाकिस्तान में स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन की क्लासेस ऑनलाइन मोड में कर दी जाएंगी। ऑफिशियल डिनर और इफ्तार पार्टियों पर भी लगाम लगाई जाएगी। 80% सरकारी गाड़ियों को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। उनके तेल में 50% की कटौती की गई है। हालांकि एम्बुलेंस और सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल होने वाली बसों को इन नए नियमों से छूट दी गई है। अगले 2 महीनों के लिए कैबिनेट के सदस्य और अधिकारी वेतन नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती की जा रही है। उनके विदेश दौरे पर भी पाबंदी है। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर की खरीद पर भी पाबंदी लगाई गई है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होटलों के बजाय सरकारी जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। 20 ग्रेड या इससे ऊपर के अधिकारी जिनका वेतन 3 लाख से ज्यादा है, उनके 2 दिन के वेतन की कटौती करके नागरिक रिलीफ के लिए खर्च किए जाएंगे। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग से पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान पर इसका असर ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले से ही वो आईएमएफ की फंडिंग पर निर्भर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार उसके लिए आईएमएफ से फंड मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर चल रहे युद्ध के चलते वो इस संस्था की फंडिंग की शर्तों को भी मान नहीं पाएगा। आईएमएफ की एक टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और वो देश की अर्थव्यवस्था की तीसरी समीक्षा कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इस वक्त चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इनसे कैसे निपटती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे अजब गजब पत्तों की। तो पेड़ पौधे किसे अच्छे नहीं लगते? आपके भी घर के आसपास या गार्डन में आपने कई पेड़ देखे होंगे। पेड़ पर पत्ते भी होते हैं और ये हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी भी होते हैं। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं तमाम तरह के पत्तों की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अब तक का सबसे बड़ा पत्ता कौन सा देखा है, कितना बड़ा देखा है, तो आप क्या जवाब देंगे? हथेली जितना, या आपके हाथ जितना, या फिर 3 से 4 फीट लंबा?
लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई पत्ता इतना बड़ा भी हो सकता है कि उसके पीछे पूरा का पूरा इंसान छिप जाए? जी हां, अमेज़न के घने जंगलों में पाया जाने वाला कोकोलोबा गिगांटीफोलिया एक ऐसा ही दुर्लभ पत्ता है जिसकी लंबाई 8 फीट तक होती है। यानी ग्रेट खली जैसा पहलवान भी इसके पीछे अगर खड़ा हो जाए तो वो नजर नहीं आएगा। और अगर आपको कोकोलोबा दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता लग रहा है तो जरा राफिया रेंगालीज के बारे में भी जान लीजिए। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पाम का एक अकेला पत्ता 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक पत्ता जो 9 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो। स्थानीय लोग तो एक ही पत्ते से अपनी झोपड़ी की पूरी छत ढक लेते हैं। वहीं मलेशिया में मैकेरेंगा गिगांटी के गोल मटोल पत्ते बंदरों के लिए डिनर प्लेट और इंसानों के लिए कुदरती छाते जैसा काम करते हैं। लेकिन पत्ते सिर्फ सुंदर ही नहीं, खतरनाक भी हो सकते हैं। एगेवे अमेरिकाना के पत्तों के किनारे इतने पैने और कड़े होते हैं कि पुराने समय में इनका इस्तेमाल कपड़े सिलने वाली सुई और हथियार के तौर पर भी होता था। लेकिन सबसे डरावना है ऑस्ट्रेलिया का आत्मघाती प्लांट। इसे डेंड्रोस्नाइड मोरॉइड्स कहते हैं। इसे छूना मतलब महीनों का असहनीय दर्द मोल लेना। इसके बारीक रोए शरीर में बिच्छू की तरह जहर छोड़ देते हैं। तो आइए जरा जल्दी से कुछ और पत्तों की भी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे नेपेंथेस रेजा की। यह पत्ता एक घड़े जैसा बन जाता है जिसमें गिरते ही कीड़े मकोड़े और चूहे तक हजम हो जाते हैं। इसके बाद नाम आता है पाइपर बैटल का। तो इसकी गंध इतनी तीखी होती है कि मच्छर मक्खी इसके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करते। और व्हाइट टी बर्ड्स, चाय की ये कलियां, ये पत्तियां कभी कभी तो सोने के भाव बिकती हैं। अब जरा सोचिए कि हम जिन्हें महज पेड़ का एक हिस्सा समझते हैं वो हकीकत में कभी छत ढकने में काम आते हैं, तो कभी अपना रंग बदलते हैं और कभी पूरे इंसान को ही ढक देते हैं। अगली बार जब आप किसी बगीचे में जाएं तो पत्तों को जरा गौर से देखिएगा, क्या पता इनमें से कोई अजूबा वहीं छिपा हो। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।